माननीय सदस्यगण, शोक संदेश है। जैसा हम सबको मालूम है, जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के स्वर्गवास हुआ है। वो जैन धर्म के एक परम तपस्वी सर्वोच्च संत दिगंबर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का रविवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित जैन तीर्थ चंद्रगिरी डोगरगढ़ में 3 दिन की सलेखना के बाद महामंत्र नमोकार का उच्चारण करते हुए समाधि मरण हो गया। वे अपने ज्ञान तथा तपस्या दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। 77 वर्षीय आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1940 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था तथा जीवन का अधिकांश समय बुंदेलखंड में बिताया। आपने सभी धर्मावलंबियों में सामंजस्य बनाए रखने का अथक प्रयास किया। मैं अपनी तरफ से दिल्ली विधानसभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। अब सदन 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति शांति। सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान सत्र की आगामी बैठकों का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यदि भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन होगा तो सदस्यों को पूर्व सूचना दे दी जाएगी। अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर सदन की बैठकों में उपस्थित रहें। 280 श्री हाजी यूनिस जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे मेरी विधानसभा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में 2 प्रकार की हाई मास्ट लाइटें हैं। एक वो हैं जो एमसीडी के द्वारा लगाई गई हैं, एक वो है जो फ्लड द्वारा लगाई गई थी। गत कई वर्षों से 22 लाइटें जो फ्लड द्वारा लगाई गई थी वो बंद पड़ी हैं बहुत सालों से। 2 साल कोरोना काल में गुजर गए। उसके बाद मैंने काफी प्रयास किया किसी तरह से ये हाई मास्ट चालू हो जाए। जब फ्लड डिपार्टमेंट से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये एमसीडी के अंडर आती हैं। एमसीडी वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं फ्लड डिपार्टमेंट की लाइटें हैं, जब तक इसका पुराना भुगतान क्लियर नहीं हो जाता, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ जाती, तब तक हम इनको ठीक नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैंने एमसीडी से कहा कि आप इसकी जगह नई लाइटें लगा दो, नई लाइटों के लिए मैं फंड देने को तैयार हूं। तो एमसीडी कहती है अनऑथराइज में हम नई हाई मास्ट लाइट नहीं लगा सकते, न पुरानी चालू हो सकती क्योंकि एमसीडी ने उनको अपने अंडर नहीं लिया, ना नहीं लग रही। लेकिन विडंबना ये है अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है कि उसी विधानसभा में अगर सांसद महोदय जी लाइट लगाते हैं हाई मास्ट, वो लग जाती हैं, लेकिन विधायकों की नई लाइट नहीं लगती। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके द्वारा ये अनुरोध है कि मेरी इन लाइटों को किसी तरह से हाई मास्ट को चालू करा दिया जाए या एमसीडी द्वारा नई लाइटें लगाने का मुझे मौका मिले, जिससे मैं वहां के इलाके की जनता को उन इलाकों में जो ये लाइटें लगी हुई हैं वहां रोशनी दे सकूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री जर्नैल सिंह जी। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ कि सर्टिफाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करना सी ते पावर डिपार्टमेंट ने सबसिडी देनी सी,
3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਾਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀकर। श्रीमान मदन लाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 10 मई 1857 को शहीद धन सिंह गुर्जर, जो उस समय मेरठ के कोतवाल थे, ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे थे, के नेतृत्व में हुई सक्रिय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का केंद्र दिल्ली बन गया था और चंद दिनों में ही वर्तमान में एनसीआर के नाम से जाने वाले क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त करा दिया गया था। इस क्रांति का असर सारे देश में हुआ और देश में लाखों वीरों ने शहादत दी। अंग्रेजों ने शहीद धन सिंह कोतवाल को दोषी मानते हुए न केवल उन्हें फांसी दी, बल्कि उनके गांव पांचली मेरठ को तोपों से उड़ा दिया। सैकड़ों लोगों की उसमें जान गई। अध्यक्ष महोदय, लेकिन देश के कुछ गद्दारों ने 1958 को देश में फिर विक्टोरिया का शासन लागू करने में उनकी मदद की। देश में इस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश की कुछ वीर जातियों को, जो 198 वीर जातियां थी, जो जातिगत समूहों के साथ, जो गांव के गांव उस समय ब्रिटिश राज से युद्ध कर रहे थे और उनके शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे या उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, उन सभी जातियों को दोषी मानते हुए उन पर विश्व का सबसे बड़ा क्रूर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1857 लागू कर दिया। 1857 का ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करने के बाद इन जातियों को ढूंढ कर या तो बंद करने लगे या मारने लगे। इसी क्रम में जो जातियां थी उनमें मोर प्रोमिनेंटली उस समय के गुर्जर, वाल्मीकि समाज के लोग, जाटव समाज के लोग और 198 जातियों के लोग उस युद्ध में जातिगत, सामाजिक और गांव के गांव शामिल थे। 100 वर्षों से अधिक समय तक बीत जाने के बाद भी इनको सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया। यही कारण था कि उनकी जमीनें छीन ली गई और उनकी जमीनें छीनकर ब्रिटिश राज ने जो जो उनके साथी थे, जो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को बड़े बड़े ओहदे देकर वो जमीनें अलॉट की। हम सब जानते हैं उनके बारे में। कोई बहुत सारी जातियों में बड़े बड़े नाम आज के दिन भी हमें सुनने को मिलेंगे। वो ब्रिटिश राज के दिए हुए तगमे थे क्योंकि वो ब्रिटिश राज की मदद कर रहे थे। देश आजाद हुआ और 31 अगस्त 1952 को सरकार को इन लोगों के बारे में सोचते हुए एक कानून लाना पड़ा। वो कानून था डिनोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट 1951। इसी संदर्भ में इन लोगों के मुख्य धारा से न जुड़ पाने के कारण और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक 2015 में इदाते कमेटी, बीआर इदाते कमेटी बनाई। बीआर इदाते कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने बताया कि ये 198 जाति के लोग को जो उस समय प्रताड़ित किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन लोगों को गांव के गांव को मार काट दिया गया, तो उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट की कि कैसे कैसे इन जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सहूलियतें दी जाए। इसी संदर्भ में मिस्टर सुब्रमण्यम,
जो भारत सरकार के सचिव थे, उन्होंने एक लेटर सभी सरकारों को 18 अगस्त 2020 को दिया और उसमें कहा कि इदाते कमेटी की रिपोर्ट को सब राज्यों को शामिल करना चाहिए, उनको उसका फायदा इन लोगों को देना चाहिए। महोदय, मेरे आपसे, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि दिल्ली में 29 विमुक्त जातियां हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में उस समय वर्णित थी, जिन लोगों को अंग्रेजों ने अपना दुश्मन, जातिगत दुश्मन माना। इंडिविजुअल तो बहुत लड़े, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, पर जिन जिन जातियों को उन्होंने ये माना कि ये जाति पूरी की पूरी अंग्रेजों के खिलाफ है, उनमें से 29 जातियां दिल्ली में अभी यहां मोर प्रोबेबिलिटी मौजूद हैं। मेरी आपसे, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि श्री सुब्रमण्यम जी के लेटर के अनुसार इदाते कमेटियों को दिल्ली में लागू किया जाए, कमेटी की सिफारिशों को, और ऐसी जातियों के प्रत्येक व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि ये उससे जाति से संबंधित है और इनको बिहार इदाते कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके हिसाब से इन लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं यहां एक संदर्भ में और बताना चाहता हूं। फतेहपुर गांव से हमारे तंवर साहब आते हैं, करतार सिंह तंवर। यहां उन गांव के लोगों ने एक अंग्रेज को पकड़ के उससे खेत में बैल की जगह उसको जोतवा दिया। आप विश्वास करेंगे अध्यक्ष महोदय, वो पूरे के पूरे गांव को दोषी मानते हुए उस समय 12 साल के हर बड़े बच्चे को, 12 साल से बड़े बच्चे को, चाहे वो 13 साल का था, 14 का या बड़ा था, सारे के सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया था। ऐसा क्रूरता, ये जातिगत क्रूरता थी और उन्होंने इन जाति के लोगों को समूह रूप से अपना दुश्मन मानते हुए इनके साथ अत्याचार किया था। मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि बिहार इदाते कमेटी की रिपोर्टें जो सुब्रमण्यम जी ने चिट्ठी भी लिखी है भारत सरकार के सचिव ने, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में लागू कराएं और उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो सारे फायदे दें। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमान सोमनाथ भारती जी, सुरेंद्र जी, क्या बाहर बैठे थे क्या? मिले लॉन्च में? चलिए, श्री सुरेंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने 280 बोलने का आदेश किया, आपने सहयोग दिया इसमें। आपने माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी इस विषय पर बोल चुका हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक सेवाधाम मुडोली रोड है। इसका ध्यान मैं सदन और हमारे लोक निर्माण मंत्री का भी ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में एक सेवाधाम मुडोली रोड है जिसकी चौड़ाई के संदर्भ में मैं इस सदन में 280 के तहत कई बार इस मुद्दे को पूर्व में उठा चुका हूं। जबकि ये रोड लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार का है, इस चौड़ाईकरण का कार्य दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। के बावजूद उसके अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को बेहद समस्या को गुजरना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर 2-3-4 घंटे यहाँ जाम परमानेंट लगा रहता है। इस संबंध में पीडब्ल्यू के अधिकारी प्रश्नार्थी तरीकों से डीएम और एसडीएम से मिल चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पर रोड चौड़ीकरण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस रोड के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड उत्तर प्रदेश दिल्ली से जोड़ता है, जो मुख्य रोड के रूप में जाना जाता है। इसी क्षेत्र में मुडोली इंडस्ट्रियल एरिया भी स्थित है और इस रोड से मेरी विधानसभा के 2 वार्ड का एरिया लगता है। इन दोनों वार्ड के जनसंख्या कुल मिलाकर 4 लाख जनसंख्या के आसपास है। प्रतिदिन ये रोड से लाखों छोटे बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं। कई बार तो विधानसभा के कार्य हेतु व लोकहित कार्य के या सांस्कृतिक धार्मिक कार्य के प्रोग्राम जाने के लिए इस रोड से 2-3 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ता है। इस संदर्भ में मेरा सदन से के माध्यम से निवेदन है कि इस रोड को चौड़ीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं सदन के संज्ञान में एक और चीज और लाना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के पास ये रिकॉर्ड में दस्तावेज के अनुसार लगभग 80 फुट का रोड है,
जो कि मौके पर कहीं 60 फुट है, कहीं 20 फुट है, कहीं 30 फुट रह गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा अनुरोध है, इस रोड के चौड़ीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करें, जिससे मेरे विधानसभा लोगों को, आमजन के लिए सुविधा हो सके। मुझे बोलने का समय आपने दिया। सदन और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 280 में आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो इंसिडेंट आपके समक्ष रख रहा हूं और आपके माध्यम सदन के समक्ष रख रहा हूं, एक बार फिर दर्शाते हैं किस प्रकार से भाजपा दलित विरोधी है। जब से भाजपा सरकार में आई है, कई सारे रिपोर्ट्स आ गए। एक रिपोर्ट मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं, जिसका जिक्र कई बार हुआ है। एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसमें आया है कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड दलित्स बोथ हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड परसिक्यूशन in particular since 2014 hate crimes, social boycotts, assaults have escalated dramatically. So internationally भी जो भाजपा ने दलित विरोधी मानसिकता उजागर किया 2014 से, ये हर तरफ नोटिस किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय एक इस प्रकार की, मतलब बहुत भारी मन से मैं बात रख रहा हूं। एक वाल्मीकि मंदिर था। अब वाल्मीकि मंदिर से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन इन्होंने, चूंकि उस कम्युनिटी से इनको वोट नहीं आता है, वहां के लोग इनको वोट नहीं करते, इसलिए इतनी नीचता पे उतर आए ये कि अपने भाजपा कार्यकर्ता के माध्यम से केस डलवाते हैं, हाईकोर्ट में केस डलवाते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं और उसके बाद अपनी पुलिस को दुरुपयोग करके इसको तोड़वाते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ, इन्होंने जब ये एमसीडी में थे तब से ये काम कर रहे थे, क्योंकि उस कम्युनिटी से इनको वोट नहीं आता। और बहुत मेरा दिल दुख गया उस दिन। काफी साल से मैं रोक रखा था उसको। ये खिड़की गांव की बात है। खिड़की गांव में एक वाल्मीकि मंदिर था। तो ये जब हम एमसीडी में आए, उसको इनको लगा कि भाई अगर ये हम तोड़ते हैं मंदिर तो इनको दुगना नुकसान होगा, सोमनाथ भारती को, आम आदमी पार्टी को। मुझसे बात किया लोकल एसएचओ ने। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, कोई एक्शन मत लेना और ये बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगी सबके लिए, क्योंकि ये दिस कैन एस्केलेट टू एनी सिचुएशन विच विल बी बियॉन्ड कंट्रोल। कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप जैसा चाहें वैसा करेंगे। मैं हाईकोर्ट गया हूं। मैं किसी और गरीब के लिए, बिदुड़ी साहब यहां पे नहीं है, किसी और गरीब के लिए हाईकोर्ट में, चूंकि उसकी जमीन को किसी भाजपा के नेता ने हड़प लिया था, उस गरीब की जमीन को वापस दिलाने के मैं हाईकोर्ट में हूं। और उसी बीच जो क्षेत्र की पूर्व पार्षद हैं, जो भाजपा की हैं, उन्होंने पुलिस को साथ लेकर के वहां पहुंच गए मेरे पीछे और जानबूझ करके उस मंदिर को तोड़वाया। उनको शर्म नहीं आई कि एक तरफ भगवान राम की मंदिर की बात करते हैं वो और दूसरी तरफ भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़वाते हैं। इतनी बड़ी दृश्यता उन्होंने दिखाई, लेकिन चूंकि उनको लग रहा है कि जी सब कुछ मोदी जी के नाम पे हो जाएगा, तो कुछ भी वो करने को इस वक्त दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। मैं तो देख रहा था कितने रिपोर्ट्स हैं, चाहे रोहित बुमला का मामला हो, चाहे ऊना का एपिसोड हो, हर तरफ जब से ये आए हैं 2014 से इन्होंने पूरे देश में एन केन प्राक्रेन दलितों के ऊपर एक ऐसा अत्याचार कर रखा है जो कि बियॉन्ड वर्ड्स है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं, जो खिड़की गांव में तोड़ा इन्होंने वाल्मीकि मंदिर, मैं चाहता हूं कि कमिश्नर को बुलाया जाए, उनको पूछा जाए कि भाई किस प्रकार से आपने एक ऐसी मंदिर को तोड़ा जिसमें कि लोगों की आस्था थी, लोग बहुत समय से वहां पूजा कर रहे थे, और ये आपके समक्ष लाने से कम ये बात उजागर होगी और भाजपा को कहीं तो शर्म आएगी। क्योंकि मैं बहुत जल्द उस मंदिर को बनवाऊंगा। मैं अपने साथियों को बोलना चाहता हूं, उस मंदिर को बनवाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए दलितों का जो आस्था की बात है, जो उनको ठेस पहुंची है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इस सदन में ये बात रख रहा हूं कि बहुत जल्द उस मंदिर को बनवाऊंगा और ये बात भाजपा को मालूम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री
अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सोमनाथ जी, आपने जो ये गंभीर दलित मंदिरों का मुद्दा उठाया है, हम आपके साथ हैं। और मैं इस सदन में एक बात कहना चाह रहा हूं, एक गाना चला रखा बीजेपी ने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई साहब, आपको पता होना चाहिए, राम को भगवान वाल्मीकि लाए थे। भगवान वाल्मीकि ने 1000 साल पहले राम की रामायण रची। तो भगवान ये कह रहे हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। हम कह रहे हैं हाँ जी, आप जो राम को लाए आप उनको लाओ, भगवान वाल्मीकि को आगे रखो और फिर राम को चलाओ। हम ये बात रखना चाहते हैं। तो इस सदन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि दलितों का जो ये प्रताड़ित कर रहे हैं पूरे देश में, यूपी में आप देख लो, जहां जहां इनकी सरकार है, हरियाणा में देख लो। अजय जी भाषण नहीं, लास्ट में भाषण नहीं, एक मिनट बस। तो जो राम को लाए हैं वाल्मीकि जी, भगवान राम को लाए, इतिहास कह रहा है। और उन वाल्मीकि जी को, भगवान के जो अनुयायी हैं, उनके साथ आप प्रताड़ना कर रहे हैं, उनके मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं। पूरा वाल्मीकि समाज आपको इस उद्दंडता का जवाब जरूर देगा। और मैं पूरे वाल्मीकि समाज से ये गुहार करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको, इस वाल्मीकि भगवान का जो मंदिर तोड़ा है उसके खिलाफ आप इनके खिलाफ वोट करें और इनको सत्ता से निकाल दें, क्योंकि राम को लाने वाले भगवान वाल्मीकि हैं, उनको लेकर आए। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। श्री राजेश ऋषि जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे क्षेत्र की समस्या 280 में उठाने की मेरे को परमिशन दी। अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र पड़ता है वार्ड 105 महावीर इनक्लेव। इसके अंदर अगर हम जरा सी भी खुदाई करते हैं, 2 फीट 3 फुट खोदते हैं तो पानी आ जाता है नीचे से। ये स्थिति महावीर इनक्लेव पार्ट 2, पार्ट 3 और मेरे ख्याल से पार्ट 1 जो पालम में है वहां भी ये स्थिति है, और तो और द्वारका क्षेत्र है वहां भी ये स्थिति है। इसका मेन कारण है पालम ड्रेन, जिसको आज ड्रेन कहा जाता है। एक जमाने में यह नहर थी, और यह नहर थी और दोनों तरफ का इलाका जो था कम से कम 10 से 15 फीट नीचा था, और पानी उस नहर से लेकर दोनों तरफ खेतीबाड़ी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की बसावट बढ़ती चली गई तो दोनों तरफ भरत होती गई, और भरत होने के बाद यहां पर एक कंजस्टेड एरिया बस गया है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है दोनों तरफ। अब ये जो नहर थी इसको नाले में बदल दिया गया। नाले में बदलने के बाद ये था तो पहले फ्लड वालों के पास, लेकिन जब जैसी नाले में चेंज होने के बाद इस पे डीडीए ने सड़क बना दी। एक चौड़ी सड़क है, बहुत चौड़ा नाला है। सड़क बनने के बाद डीडीए ने कभी भी इसी नाले की सफाई नहीं की, जबकि इसे 15-16 साल हो गए नाले को बने हुए। जब ये नाला बना था उस समय पानी जो था लगभग 12 से 14 फीट नीचे था। अब पानी 3 फीट तक आ गया ऊपर, और इसके कारण ही सारे एरिया में जहां भी लीकेज नाले की है वहां से दोनों तरफ, पालम की तरफ भी और हमारी तरफ भी, वो नाले का पानी लीक होकर उधर तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जिसका अभी हमको छठ घाट जो है हमारा द्वारका में, वहां देखने को मिला। छठ घाट में पानी नीचे से नाले का आना शुरू हुआ। बहुत कोशिश की, सामने हमारे भाई बैठे हैं मिश्रा जी, इनके क्षेत्र में नाले के पानी इतना ऊपर आया कि वहां छठ करना बहुत मुश्किल हो गया। अभी उसका ये काम उद्धार कराने में लगे हुए हैं, लेकिन सर ये हो नहीं सकता जब तक इस नाले की सफाई नहीं होगी। मैंने बहुत कोशिश की, सत्येंद्र जैन जी उस समय मंत्री थे यहां, मैंने बहुत कोशिश की कि इसको नाले को फ्लड को ट्रांसफर किया जाए जो डीडीए के पास है। ये नाला अभी डीडीए के पास है। डीडीए से फ्लड वालों ने कहा कि आप इसे एक बार साफ करके दिखा दें, हम इसको लेने को तैयार हैं। लेकिन सर हम पहले भी उठा चुके इस बात को। ये नाला आज तक साफ नहीं हुआ। मैं डीडीए के चीफ इंजीनियर से कई बार मिला तो बोले कि सर ये साफ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिस्टम हमने बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ। तो सर ये स्थिति हो गई है। इस नाले के कारण दोनों तरफ पानी भर रहा है, घरों में भर रहा है। गरीब आदमी बड़ी मेहनत से मकान खड़ा करता है, जब जरा सा वो खोदता है नीचे तो पता चलता है नाले का पानी उसके आ रहा है वहां पर। सरकार मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप डीडीए से कह के इस नाले की एक बार सफाई जरूर करा दें, क्योंकि मेरा मानना है जब ये नाले की सफाई होगी तो इसके अंदर से बहुत सारे इंसानों की लाशें भी मिलेंगी जो आज लापता हैं। क्योंकि मैं पटना में था, मेरे वहां पर भी एक पटना में ऐसे एक नाला था जिसको जो ढक दिया गया था, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा परमिशन मिली, पूरा नाला खोला गया तो उसके अंदर से करीब 35-40 लाशें निकली थी।
आज भी यही स्थिति होगी इसके अंदर, क्योंकि जगह जगह पर होल बने हुए हैं कुछ भी फेंकने के लिए, और इसके अंदर कुछ भी लोग फेंक जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी डीडे ने थोड़ा बहुत काम किया है। मैं डीडे के हमारे मंत्री बैठे हैं, हम तो मंत्री ही कहेंगे, सोमनाथ भारती जी हैं, हमारे दिलीप पांडे जी हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप डीडीए से हमारे इस नाले की सफाई करवा दें, ताकि लोगों को इस जो घरों में पानी आ रहा है इससे निजात मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय पांडे जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम दोनों ये सदन को प्रॉमिस करते हैं कि जी जो उन्होंने मुद्दा उठाया है इसको हम वीसी साहब के सामने उठाएंगे, एली साहब के सामने उठाएंगे और करके दिखाएंगे। धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जब हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो अक्सर जिन दो विषयों पर सबसे ज्यादा बात होती है, जिन दो विषयों पर, संजीव झा जी थोड़े सीरियस हो जाए, जब जिन विषयों पर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं तो वो है शिक्षा और चिकित्सा। पूरी दुनिया में जब हमारी बात होती है, हमारी सरकार की बात होती है, तो इस बातों पे दुनिया में हर जगह हमारी तारीफ होती है। विपक्ष भी दबे दबान में कहता है ये हार नहीं सकते क्योंकि इन्होंने मूलभूत चीजों पे काम करा है। मैं इस पे एक चीज को और जोड़ना चाहता हूं कि क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि पोल्यूशन की बात बार बार होती है। हालांकि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आसपास के एरिया और यहां तक कि भोपाल और ग्वालियर तक भी आप जाएंगे तो बहुत पोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन आदरणीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी यहां बैठे हैं, जो काम बसेस के अंदर दिल्ली कर रही है, इतने ज्यादा शायद बात होती नहीं है जो कैलाश जी रोज करते रहते हैं बड़े शांति से, लेकिन बहुत अच्छा जो काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करा है कि अभी जो 1300 बसेस और इलेक्ट्रिक बसेस जोड़ी हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े बेड़ों में से एक हमारे पास है। छोटा सा शहर है, जबकि वो शहर तो बहुत बड़ा है नहीं, 1800 तो बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन जिस तरीके से हमने बसेस को यहां पर बढ़ाया है, जिसमें इसके अलावा 7000 बसेस हमारे पास सीएनजी बसेस भी हैं। अब पिछले साल का जो आंकड़ा है उसमें 41 लाख लोगों ने दिल्ली के अंदर इसमें यात्रा करी। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको फ्री यात्रा अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम बहुत सारी बातें करते हैं तो इसमें अगर हम देखें कि कितने लोग बसेस में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पोल्यूशन से कितना बचा पा रहे हैं, अदरवाइज कितना पोल्यूशन होता। मैं तो ये चाहता हूं कि इसके ऊपर भी एक स्टडी जरूर करवाए सरकार कि अगर ये बसेस हम नहीं लाते, इलेक्ट्रिक बसेस या सीएनजी बसेस नहीं बढ़ाते, तो शायद दिल्ली में कितना पोल्यूशन बढ़ जाता। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को, जो उन्होंने इस चीज के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं इसमें। क्योंकि 280 का क्वेश्चन है और बात है, मुझे अपनी 2 लाइनें अपनी विधानसभा की जोड़नी है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें अगर हो सके तो अगर एक चीज बढ़ा पाए कि दुनिया के बहुत सारे देशों में फोन के ऊपर ये आ सकता है आज की डेट में कि कौन सी बस कितनी दूर है, कितनी देर में वो आ जाएगी, और अब उसको कैसे जीपीएस सिस्टम से करेंगे, ऐप से लॉन्च करेंगे, वो सरकार देख ले। ऐसे मेरी विधानसभा में मंत्री जी अगर नोट करें तो 912 और 913 की सर्विसेज चलती हैं। होता यह है कि सर आपने इतनी बसेस बढ़ा दी हैं कि बसेस हैं तो बहुत, लेकिन अक्सर कभी कभी 4 इकट्ठी आ जाती हैं और फिर 1 घंटे नहीं आती। तो अगर आप इस पे काम कर लें कि बसेस टाइम पे ड्यूरेशन पे आ पाए, सबको बसेस मिले, बस बहुत है। तो क्या एकता से चल रहे हैं, नहीं अलग अलग आ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब आम आदमी इन बसों से सफर करना चाहेगा। आपका और केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन बसेस के लिए। अगर आप टाइम टेबल और अच्छा करते तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जय भगवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे 280 पे बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान लैंड पूलिंग पॉलिसी की तरफ ले जाना चाहता हूं सदन के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, अभी 2018 के आसपास नोटिफिकेशन हुआ और क्योंकि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो करीब करीब 2013 से चल रहा है मैटर, और 2018 में जो दिल्ली के जो गांव थे उनको सभी को शहरीकृत घोषित कर दिया गया, 104 गांव को, जिसमें 109 सेक्टर बनाए गए, जिसमें JKLM P P1 P2 7 जोनों में इसको बांट दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है किसानों के लिए वो एक तरीके से गले की फांस बन गई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार बोला जा रहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने
शहरी क्षेत्र का विकास करने के लिए और जो आवास और बुनियादी ढांचे के विकास से शहर के आर्थिक सामाजिक और नागरिक विकास को गति देने के लिए ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर के आए। लेकिन जो 104 गांव के जो किसान हैं वो बेचारे बहुत परेशान है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। और जो हरियाणा है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है और तीनों तरफ जो किलो का जो रेट है वो 7 से 10 करोड़ तक पहुंच गया है, 15 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर किसानों की जो जमीनों का जो रेट है वो 1 करोड़ है, 80 लाख रुपए है और 1.5 करोड़ के आसपास है अध्यक्ष महोदय। लेकिन यहाँ पर रेट नहीं बढ़ पा रहे और इससे किसान परेशान है। अभी अध्यक्ष महोदय एक वाकया हुआ, अभी जो अडानी ग्रुप द्वारा औचंदी गांव के अंदर एक पावर ग्रिड लगाया जा रहा है और उस पावर ग्रिड से अध्यक्ष महोदय ट्रांसमिशन लाइन के जो पोल किसानों के खेतों में लगाए जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और वो जो पोल है, पोल लगाकर अगर पोल लगेंगे और ट्रांसमिशन लाइनें अगर ऊपर से जाएंगी तो अध्यक्ष महोदय किसानों की जो जमीन है वो बेकार हो जाएगी और उनकी जमीनों का जो रेट है वो भी डाउन हो जाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार जो लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आ रही है इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे और इसके अंदर एक विशेष प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो गांव है, क्योंकि आज अभी वहां पर कृषि क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है और उन गांव के अंदर ऐसी संभावना है कि वहां पर विश्व स्तरीय अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है अगर सरकार उसके अंदर ध्यान देगी। तो क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका सुपर पावर ऐसे नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि क्योंकि उसके पास जो अस्पताल है वो भी विश्व स्तरीय है, उसके पास अगर कॉलेज है तो वो भी विश्व स्तरीय है। अगर वो रक्षा क्षेत्र में है तो भी आपने लिखा है अध्यक्ष महोदय 1 मिनट उससे बहुत बाहर बोल चुके नहीं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय उसी पे आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय उसी पे आ रहा हूँ मैं भी कंक्लूड करिए प्लीज। नहीं उसी पे आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए और उसमें विशेष रूप से जो लैंडलेस लोग हैं, जो गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, उनका भी विशेष ध्यान दिया जाए। बस मैं अपने शब्दों को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है भारत सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट की जाए, जिससे कि वहां के जो किसान है उन लोगों को फायदा हो, क्योंकि अभी जो किसान है वो बेचारा परेशान है, बेचैन है कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही है और उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं सदन के माध्यम से यही चाहता हूं कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो। धन्यवाद। विशेष रवि जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के तहत अपनी विधानसभा का एक मुद्दा रखने की अनुमति दी है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार बढ़ते इलीगल स्पा सेंटर्स के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तो करोलबाग और साथ में पहाड़गंज, ये दोनों क्षेत्र जो हैं टूरिस्ट प्लेस हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स हैं, रिटेल मार्केट्स हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी संख्या में होटल हमारे यहाँ पर बने हैं और इन होटल्स के अंदर स्पा सेंटर्स जो हैं बनते चले जा रहे हैं। इन स्पा सेंटर्स के बाहर जो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड पे तो लिखा होता है कि मसाज के बारे में, लेकिन अंदर जो है हम ये सब जानते हैं किस तरह के जो है वो गलत काम, वेश्यावृत्ति, दहेज तरह के जो है अलग अलग चीजें वहाँ की जाती हैं, गलत चीजें यहाँ की जाती हैं। तो इस बढ़ते स्पा सेंटर और यहाँ पर हो रही गलत चीजों को लेके हमारे क्षेत्र के निवासी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये होटल जो है वो आबादी के बीच में बने हुए हैं। जितने भी होटल हैं, चाहे वह करोलबाग में है या पहाड़गंज में है, ये सारे जो है घनी आबादी के बीच में बने हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि वहां पर इस तरह के अगर काम हो रहे हैं तो वहां आसपास में रहने वाले लोगों का और खासतौर पर महिलाओं के ऊपर जो है उसका कितना बुरा जो है वो सामाजिक असर पड़ रहा है। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कई बारी शिकायत हम कर चुके हैं, डीएचओ, कमिश्नर, सबको हम शिकायत कर चुके हैं। इस विषय पर आपने नहीं लिख के दिया, मेरे सामने जो है वो राशन कार्ड को लेकर के है, आपने पढ़ा दूसरा है। सर नहीं, मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सर वो किसी और का होगा क्या?
नहीं हमारा है भी। सर देखिए आपने यहाँ टेबल पे यही रखवाया है हमारा। ये चेंज हो गया, चलिए ठीक है। किसी और का होगा राशन कार्ड। करिए करिए करिए, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं गलती पर था। चलिए। तो सर कई बारी इस बारे में शिकायत हम कर चुके हैं, चाहे वो डीएचओ हो या कमिश्नर एमसीडी हो, हर बार शिकायत। हाँ जी, गायकन इलीगल स्पा सेंटर, हर बार शिकायत करने पे कुछ कार्रवाई तो होती है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वही चीजें चालू हो जाती हैं। तो मैं इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें पूरा हमारे क्षेत्र का जो इलाका जो है इफेक्ट हो रहा है और बहुत बुरा असर पड़ रहा है आने वाली जनरेशन के ऊपर। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पे कुछ ठोस जो है कदम उठाया जाए। कमिश्नर एमसीडी से भी निवेदन है आपके माध्यम से कि उसके ऊपर जो है संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम वो उठाएं। धन्यवाद। संजीव झा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ये जो एनएफएस के तहत राशन कार्ड बनता है, मैं उसके तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि एनएफएस के तहत 3 तरह के कार्ड बनते हैं, एवाई, पीआरएस और पीआर। और ये जो राशन कार्ड बनता है ये फीफो के तहत बनता है, यानी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के तहत बनता है। लेकिन इसमें 3 तरह की कैटेगरी है। एक तो जो पूरी राशन कार्ड बनने के लिए देता है, दूसरा कि राशन कार्ड में किसी का नाम छूट गया वो ऐड करना है, या कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका भी राशन कार्ड बनना है। तो अब फीफो में कई बार जैसे किसी का राशन कार्ड में नाम ऐड करना, वो भी फीफो में डाल दिया, और जब वो फीफो में डाल दिया तो बाकी राशन कार्डों के साथ उसका नंबर आ जाता है, तो वो 10,000 15,000 नंबर है उसका 5 साल में ऐड होगा। आज से 4 दिन पहले एक बच्ची आई, अब उसके परिवार का राशन कार्ड तो है लेकिन उस बच्ची का नाम उसमें नहीं है। अब उसको चूंकि कॉलेज में पढ़ रही थी, अगर राशन कार्ड में नाम होगा तो उसको स्कॉलरशिप में बेनिफिट मिलेगा। अब वो दौड़ रही है लेकिन फीफो में उसका रैंक 11,000 है। इसी तरह से एक पेशेंट कैंसर से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अब एक ही अर्निंग मेंबर है और वो बीमार है, अब राशन कार्ड में उसका पेंडिंग है, वो 11,000 12,000 नंबर कभी बन ही नहीं पाएगा और सख्त जरूरत है राशन की उसकी। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि फीफो में बाकी जो एवाई, पीआरएस, पीआर जनरल राशन कार्ड बनना है उसका अलग फीफो हो, और अगर किसी बच्ची का नाम ऐड होना है या कोई इस तरह की गंभीर कैंसर पेशेंट हैं और सिंगल अर्निंग मेंबर है, इस तरह के लोग हैं, या कोई विडो है घर में और कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, उसकी कैटेगरी अलग कर दिया जाए, ताकि चूंकि वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं और लंबी लंबी कतार के कारण उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता और जो रियल बेनिफिशियरी है वो वंचित रह जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि इस माथत हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा था, कमिश्नर साहब को भी लिखा था कि इसकी कैटेगरी को अलग कर दिया जाए ताकि जरूरतमंद जो बेनिफिशियरी हैं उनको वो उनका बेनिफिट मिल पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से मंत्री जी भी इसको संज्ञान लेंगे और जो जरूरतमंद है उसका पहले राशन कार्ड बन जाए उसकी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। महेंद्र गोयल जी अनुपस्थित। श्री महेंद्र गोयल जी, श्री सोमदत्त जी। हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कल मैंने सुबह 10 बजे बदहाल सीवर व्यवस्था पे क्वेश्चन लगाया था और माननीय सदस्य महेंद्र गोयल जी ने कल इस विषय पे काफी विस्तार से बात रखी, मंत्री जी ने भी जवाब दिया, उसमें कवर हो गया मेरा सब्जेक्ट। थैंक यू। धन्यवाद। श्री अजय दत्त जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, पिछले काफी समय से मेरे क्षेत्र में जल बोर्ड की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण इश्यू है वो ये है कि करीबन 8 ट्यूबवेल पिछले 6 महीने से लग चुके हैं, लेकिन उनके अंदर मशीनरी डाली जा रही है, उनको चालू नहीं किया जा रहा है। मैं काफी समय से जल बोर्ड के अधिकारियों से बात कर चुका हूं, मंत्री जी को भी मैंने लिखा, उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया और कार्रवाई की भी। मैंने सीईओ से भी बात की।
अब वहां पर पानी की समस्या बहुत गंभीर रूप से आ गई है। पहले मेरे यहाँ 6 टैंकर हुआ करते थे, छोटे 6 परमानेंट टैंकर। अब 1 टैंकर है, उसका भी डीजल नहीं आता है, और वो भी बड़ा टैंकर है। लोगों को पानी की बड़ी समस्या है। राजू पार्क, कृष्णा पार्क, जवाहर पार्क, ये सारी जगह टैंकर जाते थे, वो पानी की बड़ी समस्या है, वो पूरी नहीं हो पा रही। एक मेन रोड पे भगवान वाल्मीकि मार्ग, जो मेन रोड है अम्बेडकर नगर का, उस पे एक बड़ी सीवर लाइन सेटल हो चुकी है, और वो सीवर लाइन सेटल होने की वजह से आधा रोड घिर चुका है, और वो करीबन 3 महीने से सेटल्ड है। मैं अधिकारियों को बोल बोल के जल बोर्ड के चीफ से बात हुई, मेरी जल बोर्ड के मेंबर सीवर से बात हुई, इस विषय में सबसे बात कर लिया। वहां पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। तो ये आज हम लोग सब यही बात कर रहे हैं कि जल बोर्ड का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया, इन अधिकारियों ने, और इनको 50 बार कहने के बावजूद काम नहीं हो रहे। और ये जो पानी के बिल की समस्या और अपने आप में गंभीर है। वहां रोज लोग आ जाते हैं, कहते हैं भाई साहब पानी के बिल आप हमारे कम कराइए। तो ऐसी तमाम जो जल बोर्ड की समस्याएं, उनसे आज मेरे क्षेत्र की जनता जूझ रही है, और मुझे बड़ा खेद है कि हम लोग इतनी मेहनत और ईमानदारी से उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फंड के अभाव में, फंड सरकार ने दे दिया, लेकिन अधिकारी उसको अगर रिलीज नहीं कर रहे हैं, अधिकारी को कह के 50 बार फॉलो अप कर करके हमने बात की, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। मेरी क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है। अध्यक्ष जी, अभी तो ये स्थिति आ गई है कि क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भाई उन अधिकारियों के पास हमें ले जाओ, और मुझे लगता है कि अब मेरे क्षेत्र के और आसपास जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ, पूरी दिल्ली के लोग जल बोर्ड के अधिकारियों से बड़े त्रस्त हैं, क्योंकि हमारी सरकार काम करना चाहती है, लेकिन ये जल बोर्ड के अधिकारी ना तो फंड रिलीज कर रहे हैं और ना काम कर रहे हैं। पूरे जल बोर्ड का भट्टा बिठाने की कोशिश चल रही है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मेरी विधानसभा से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, उनको आप आदेश दें कि ये जो पानी की समस्या है, ट्यूबवेल के जो बिजली लगनी है या उसमें मोटर डलनी है, वो समस्या है, और जो मेन रोड पे सीवर लाइन सेटल्ड हो चुकी है, उसको जल्द से जल्द ठीक कराएं, और नहीं तो उन पर जो कार्रवाई हो सकती है वो करें, और या फिर ये ऐसा उनको आदेश दे दें कि भाई अब जनता आपसे निपटेगी, क्योंकि आप सरकार के काम नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवचंद जी जल्दी। अध्यक्ष जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे अत्यंत गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मेरा एक क्लस्टर एरिया है जखीरा, और ये मेरे ख्याल 70-80 साल से बसा हुआ है, और यहाँ पर 20,000 लोग रहते हैं, और ये 2 रेलवे लाइनों के बीच में बना हुआ है। अभी 17 फरवरी को दिन में रेलवे के अधिकारी अपने साथ बुलडोजर क्रेने लेके आए, और बगैर किसी इत्तला के लगभग 100 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। उनके ट्यूबवेल को तोड़ दिया गया, उनकी पाइपलाइन को तोड़ दिया गया, और आज जब सर्दियों का मौसम है, आज वो वहां के निवासी इस ठंड में बाहर रहने को मजबूर हैं। उनके जो बच्चे स्कूल जाते थे, उनके जो भी सदस्य रोजगार पे जाते थे, वो सारा बंद हो गया। और ये इतना क्रूरता का काम मेघल आज़ादी से पहले भी नहीं होता था। तो मेरी अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि ये जो अमानवीय काम किया गया है, उन झुग्गियों को तोड़ा गया है, उसका पुनर्वास का काम किया जाए, उनका मुआवजा दिलाया जाए, और रेलवे को जो कि केंद्र के अधीन आती है, वो इस तरह का कार्य ना करे, मेरा आपसे अनुरोध है। शुक्रिया, धन्यवाद। त्रिपाठी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने क्षेत्र के एक पॉलीक्लिनिक जो निर्माणाधीन होना है, उसके संदर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के लोगों को एक आस जगाई है
मोहल्ला क्लिनिक बना करके सुलभ और निःशुल्क वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था देने का, उस संकल्प को और बल देने के लिए हमारे क्षेत्र में भी एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण होना है, जिसके लिए 1000 स्क्वायर मीटर जमीन स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय मंत्री जी की जानकारी में है, लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो लाल फीताशाही है अफसरों का, उसके चक्कर में वो प्रोजेक्ट लटक गया है। अध्यक्ष महोदय, छोटी सी स्वीकृति के नाते वो अभी टेंडर नहीं लग पा रहा है, जबकि वहां पर बाउंड्री वॉल भी हो गया और वहां पर हैंडओवर भी हो गया है जमीन। तो मैं आप सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जल्दी से जल्दी दिशा निर्देश दिया जाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कि वो पीडब्ल्यूडी को इसका सैंक्शन दें और ये हमारे क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख लोगों को कैटर करने वाला एकमात्र स्वास्थ्य का ढांचागत जो संरचना होगा। हमारे क्षेत्र में कोई भी दिल्ली सरकार का कोई अस्पताल बना हुआ नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से एक निवेदन को स्वीकार करें और उचित दिशा निर्देश दें स्वास्थ्य विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, ताकि जल्दी से जल्दी ये पॉलीक्लिनिक बन जाए और लोगों को लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। एक मेरी समस्या वो दिन प्रतिदिन बहुत ही आने वाले समय में परेशानी का सबब मेरे लिए बनने के लिए जा रही है कि मेरी विधानसभा में जो गलियां और सड़कें हम एमसीडी के द्वारा बनवा रहे हैं, क्योंकि लैंड ओइंग एजेंसी मेरी एमसीडी ही है, वहां पर एक समस्या मुझे आ रही है कि जो हमारे सड़कों पर मेन होल के जो सीवर बने हुए हैं उसमें रेन वाटर और जो गलियों का जो पानी होता है, जो घरों का पानी है, उसको मेन सीवर में जो रेन वाटर ग्रेटिंग जाली होती है उसके माध्यम से 14 इंच के सीमेंट के पाइप डालकर और मेन सीवर में कनेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि मेन सीवर हमारे काफी क्षेत्र में मेन सीवर जो है हमारे वो चेंज अभी नहीं हुए हैं। सड़कें बहुत सुंदर बन जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस मेन सीवर में एक ही चौराहे की क्रॉसिंग की 4-4 गलियों की ग्रेटिंग जाली का पानी 14 इंच के पाइप से अध्यक्ष जी जब जोड़ दिया जाएगा तो फिर दिल्ली जल बोर्ड का जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर एकदम काम का दबाव बढ़ जाएगा और लोगों को दिक्कत होगी। तो अध्यक्ष जी, मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से निर्देश दिया जाए कि एमसीडी जब भी कोई गली या सड़क बनाती है तो अपना कोई ना कोई स्टॉर्म वाटर ड्रेन उसको अलग से बनाए, ना कि हमारे जो मेन सीवर है दिल्ली जल बोर्ड के उसमें वो कनेक्ट करें। तो ये मेरी समस्या का आप निदान करवाते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मुझे उम्मीद है कि इसका रास्ता आप निकलवा देंगे। धन्यवाद। श्री महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद आपका। कौन से क्वेश्चन भेजे रखे हैं, क्योंकि ये भी मैं पूछना चाहूंगा। मैं कई क्वेश्चन लगाए थे, तो कौन सा आया हुआ? ये आपके आनंद विहार बस टर्मिनल तक। हाँ जी, आनंद विहार बस टर्मिनल तक, हाँ, बस चलाने का मुद्दा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। मेरे क्षेत्र बुद्ध विहार फेज 2 और विजय विहार की जनता के लिए एक बस सेवा होती थी, बुद्ध विहार से लेकर आनंद विहार तक, जो कि सेक्टर 20-22 से बनकर चलती थी, इधर से घूम के जाती थी। लेकिन पिछले काफी समय से वो बंद हो गई थी, क्योंकि रोड की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी, सीवर लाइन का काम वहां पे चल रहा था, तो वो बस बंद हो गई थी। तो आनंद विहार के लिए और शिवाजी टर्मिनल के लिए उस क्षेत्र से उस बस को फिर से चालू किया जाए, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये आग्रह है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि
सरकार अपने काम के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम साहब काम कर रहे हैं, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको धन्यवाद देते हुए बस यही आग्रह है कि इस बस सेवा को मेरे यहां से 4 से 5 बार के लिए जरूर चलाया जाए दिन के अंदर। ये मेरी आपसे, मैं रिक्वेस्ट लेटर भेज भी रखा, फिर से और दे देता हूं। और इस सदन के माध्यम से आपने मुझे जो अपने क्षेत्र की समस्या के लिए मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। ये अध्यक्ष जी पिछले कुछ महीनों में काफी जो पुराने रूट बस की कमी होने के कारण जो बंद हो गए थे, उनको लगातार हम चालू कर रहे हैं। और काफी बार प्रॉब्लम रूट की इसलिए आ जाती है कि कहीं अगर सपोज सड़क का निर्माण हो रहा है या कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके कारण भी प्रॉपर विड्थ नहीं होने के कारण फिर उस रूट को बंद कर दिया जाता है। तो मेरा माननीय विधायक जी से ये रिक्वेस्ट है कि उसका जो स्पेसिफिक रूट नंबर है वो अगर बता दें तो फिर आज ही इसका इंस्पेक्शन करा के और इसको हम 991 कितना 991 991 और भी दे दूंगा मैं, कहीं शिवाजी टर्मिनल के लिए और आनंद विहार के लिए चाहिए। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सभी माननीय विधायक जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी के भी क्षेत्र में, किसी की विधानसभा में अगर कोई भी ऐसे रूट हैं जो कुछ समय पहले अगर बंद हो गए थे, तो वो आप जरूर मेरे संज्ञान में लाएं, ताकि फिर उनको हम इंस्पेक्शन करा के, और क्योंकि आज के दिन बसों की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से लगभग 7,500 बसें आज दिल्ली के बेड़े में हैं, जो कि दिल्ली के इतिहास में इतनी बसें कभी नहीं थी। तो अगर किसी भी माननीय विधायक की ये प्रॉब्लम है कि रूट स्पेसिफिक रूट होने के बावजूद अगर उस रूट पे बसेस नहीं है या किसी भी कारण से अगर बंद हो गया था, तो आप वो संज्ञान में जरूर लाएं, उसको हम तुरंत चालू कराने के आदेश देंगे। ये मेरे क्षेत्र की जनता आई हुई थी, जिनकी वजह से मैं वो बस का नहीं मैं किसी ना सभी विधायक नहीं है, प्लीज नोट एट ऑल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने इतना सुंदर जवाब दे दिया कि जिसको भी चाहिए मुझे लिख के दे दे, मैं चालू करवाऊंगा। ऋतुराज गोविंद। आदरणीय अध्यक्ष जी, चलिए अरे ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरी विधानसभा की समस्या उठाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, किराड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लगभग 5,000 गलियां और सड़कों पर एक साथ सीवर का काम और सड़कों का काम और ड्रेनेज का काम हो रहा है, जिसमें से लगभग 3,000 गलियां और सड़कों का काम पूरा हो चुका है और बची हुई 2,000 गलियां और सड़कों पर एक साथ काम हो रहा है, जिसको हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो दिल्ली का एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 99% प्रवासियों का क्षेत्र है और 3 तरफ से रोहिणी के सेक्टर से घिरा हुआ है, रोहिणी सेक्टर 22, 21, इस तरीके से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के माननीय एलजी साहब वहां पर आए थे और एलजी साहब जहां से आए रोहिणी के सेक्टर, रोहिणी की सड़कें थी, उन्होंने फिर सीरीज ऑफ ट्वीट्स किया कि देखो ये सड़क खराब है, ये नाला खराब है, मैनहोल खुला हुआ है, ये है वो है, खूब किराड़ी के नाम पर बिल फाड़ दिया। और एलजी साहब डीडीए के चेयरमैन है, वो सारी सड़कें, सारी नालियां, सारे नाले सब डीडीए के थे। तो मेरा इस हाउस के माध्यम से, उसको तो हमने एक्सपोज किया ही, जिस माध्यम से भी करना था, मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब को और डीडीए को यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में तो काम कर रहे हैं, जो कि उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जो रोहिणी के सेक्टर्स हैं, जहां से मेन कनेक्टिविटी है, जहां से आवाजाही है, जहां से बस भी आएगा, टेम्पू भी आएगा, मोटरसाइकिल भी आएगा, ई रिक्शा भी आएगा, वो सारी सड़कें तोड़ रखी है। ऐसा लगता है जानबूझकर हम प्रवासियों से उनको नफरत है, जानबूझ करके। अंदर की गलियां ठीक हो गई, सड़कें ठीक हो गई और बाहर रोहिणी की सारी सड़कें टूटी हुई है। सेक्टर 21 की सड़क टूटी हुई है, 22 की टूटी हुई है, किराड़ी क्षेत्र में जाने वाली सारी रोहिणी की सड़कें टूटी हुई है, जानबूझ के तोड़ रखा है।
तो आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये गंदी राजनीति बंद करो, है ना, किराड़ी के नाम पे बिल फाड़ना बंद करो, और कराना है तो कम से कम वो रोहिणी की सड़कें ठीक करा दो जिसके चेयरमैन एलजी साहब खुद है। धन्यवाद। चलिए श्री जून साहब, भूपेंद्र सिंह जून जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। बिजवासन विधानसभा का कापाखेड़ा वार्ड साइज में छोटा है पर पॉपुलेशन में बहुत बड़ा है। उस कापाखेड़ा वार्ड में कोई डीटीसी का टर्मिनल अभी तक नहीं बना है, जिससे सारी की सारी बसें, चाहे क्लस्टर बसें हो या डीटीसी की बसें हो, वो सभी डीएम ऑफिस के सामने खड़ी कर दी जाती है 50-100 बसें, जिससे पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक जैम होता है और पब्लिक की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। बहुत से लोग डूंडा एडा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, उसकी वजह से भी कंजेशन वहां हर वक्त बना रहता है। पहले भी मैंने एक लेटर लिखा था, एलजी साहब को भी लेटर लिखा है, एलजी साहब ने इंस्पेक्शन भी कराया और ये कहा फिजिबिलिटी बनती है, यहाँ बस स्टैंड बन सकता है, लेकिन अभी तक उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बड़ी गंभीर समस्या है कि बस जो है सारी की सारी ओल्ड गुड़गांव रोड पे पार्क होती है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा इश्यू है पॉल्यूशन का। हजारों व्हीकल वहां स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, डीएम ऑफिस है, बॉर्डर एरिया है, जिससे निकलने आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर उसका एक प्रॉपर टर्मिनल कहीं बना दिया जाए, जबकि लैंड अवेलेबल है, एक ऐसा कोई टर्मिनल बने जिससे वो रोड खाली हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और पोल्यूशन पर भी कंट्रोल हो सके। अध्यक्ष जी, द्वारका क्षेत्र में जो पोल्यूशन लेवल है वो दिल्ली में दूसरे नंबर पे रहता है। उसके दो ही कारण हैं, एक आईजीआई एयरपोर्ट और दूसरा जो ये कापाखेड़ा में कंजेशन है, बसेज का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, बॉर्डर पे हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है। तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूं, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जल्द से जल्द वहां एक बस टर्मिनल बनाया जाए और जो खाली लैंड है उसको यूटिलाइज किया जाए। थैंक यू। श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी अनुपस्थित। बैठिए, बैठ। मैं देने जा रहा था, ये हो। माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, अपने अपने स्थान पर बैठे। सभी माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय सदस्यों से प्रार्थना, अपने अपने स्थान पर बैठे। सदन की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।